Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So, today is 17th April 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduvers IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. आज का हमारा पहला आर्टिकल देखिए, ये तीनों आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. हम बात करते हैं इस आर्टिकल की. स्टेप बैक. नाउ आप सभी को पता है कि वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है. सो इजराइल शुड स्टैंड डाउन टू अवॉइड अ रीजनल वॉर इन वेस्ट एशिया. सबसे पहले हम बात करते हैं 7 अक्टूबर की. 7 अक्टूबर को यहाँ पर क्या होता है, हमास करती है इजराइल के ऊपर अटैक. हमास ने क्या किया, इजराइल के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से 1200 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान जाती है. इसी के रिटेलिएशन में आप कह सकते हैं इजराइल ने क्या किया, एक अटैक किया किसके ऊपर, हमास के ऊपर. और अभी भी वो जो कन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यू चल रहा है. यहाँ पर फिर क्या होता है, आपको अगर याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, 1 अप्रैल यहाँ पर we see here that Iran massive drone and missile attack on Israel on 14th of April night in retaliation against the bombing of its embassy compounded in Damascus 2 weeks earlier has pushed an already volatile West Asia to brink ऑफ ऑल आउट वॉर. अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली होता ये कि 1 अप्रैल को ये ऐसा कहा जाता है कि जो ईरान की एम्बेसी थी सीरिया में, डमस्कस में, अटैक होता है वहाँ पर, जिसके कारण ईरान के जो 2 जर्नल्स होते हैं उनकी जान जाती है, और कुछ यहाँ पर जो उनके ऑफिसर्स होते हैं, 5 सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी भी यहाँ पर जान जाती है. इसी के चलते यहाँ पर क्या हुआ, ईरान ने अभी 14 अप्रैल को, ये 14 अप्रैल की बात है, मैसिव, हमने यहाँ पर इस अटैक के बारे में सुना है कि ड्रोन और मिसाइल अटैक करता है. सो इन द पास्ट पहले ईरान क्या करता था, ईरान ने इस बार देखिए सामने आकर अटैक किया है. पहले हम बात करते थे ईरान को अगर किसी कंट्री के ऊपर अटैक करना होता था तो वो प्रॉक्सी का यूज करता था, प्रॉक्सी वॉर में यहाँ पर मेनली एंगेज होता था. सो इन द पास्ट ईरान हैज यूज्ड इस प्रॉक्सीज और टारगेटेड इजरायली एसेट्स. पहले इजराइल को टारगेट करने के लिए ईरान प्रॉक्सी का यूज करता था. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो हमास को क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट करेगा, बैक करेगा इजराइल. इस तरीके से डायरेक्ट इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता था, प्रॉक्सीज का यूज करता था, उसके जो प्रॉक्सी थे, टू टारगेट इजरायली एसेट, बट इन अदर कंट्रीज इन रिस्पॉन्स टू इजरायली अटैक्स ऑन इट्स ऑफिशियल. बट दिस टाइम तेहरान्स वेपन्स बैरिश फ्रॉम इट्स सॉइल टारगेटेड इजराइल प्रॉपर एस्केलेटिंग टेंशन टू लेवल नॉट सीन इन वेस्ट एशिया. बट इस बार क्या होता है कि ईरान ने डायरेक्टली टारगेट किया है अपनी सॉइल से, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर. और उन्होंने ये कहा है कि ये क्या है, हमारा एक तरीके से रिप्लाई है किसके लिए, जो यहाँ पर इजराइल ने अटैक किया था. ओके, अब इजराइल का आप सभी को पता है कि इजराइल को यहाँ पर यूएस सपोर्ट कर रहा है, यूके, फ्रांस, जॉर्डन intercepted 99% of the Iranian projectile. So Iran says its action was itself defense. यहाँ पर ईरान ने कहा कि ये जो हमारा एक्शन था, इट वॉज अ सेल्फ डिफेंस एज अ रिस्पॉन्स टू द एम्बेसी अटैक एंड द मैटर इज कंक्लूडेड फॉर नाउ. तो अभी यहाँ पर जो मैटर एक तरीके से कंक्लूड हो चुका है कि आपने हमारी एम्बेसी पर अटैक किया था, हमने क्या किया, आपके ऊपर अटैक कर दिया ना. यहाँ पर दोनों बराबर. लेकिन अब देखते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इजराइल. इजराइल यहाँ पर क्या चुप रहने वाला है, क्या आपको लगता है कि इजराइल यहाँ पर चुप रहेगा? सो इस आर्टिकल में यही एक तरीके से कहा जाता है कि देखिए इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वी ऑल नो दैट. ओके, और ईरान की भी बात करते हैं, ईरान भी यहाँ पर कम नहीं है. अगर दोनों कंट्रीज कन्फ्लिक्ट में आ जाती तो इस रीजन में कितना बड़ा तहलका, मतलब कि कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है, वी कैन से दैट. लेकिन अगर इजराइल यहाँ पर पीछे हट जाता है, यहाँ पर इस अटैक को वो ज़्यादा कंसिडर नहीं करता है, तो हम यहाँ पर ये जो अटैक है इससे बच सकते हैं, मतलब कि जो कन्फ्लिक्ट है उससे बचा जा सकता है. सो
प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू टू एक्सरसाइज रीस्ट्रेन अवॉइडिंग अ रीजनल वॉर। अगर यहाँ पर रीजनल वॉर को अवॉइड करना है तो इसराइल को यहाँ पर सबसे पहले स्टेप इन करना होगा। बट इसराइल हैज वॉर्ड दैट ईरान एग्रेशन वुड बी मेट विद अ रिस्पॉन्स। लेकिन आप सभी को पता है कि इसराइल ने यहाँ पर क्या है, एक तरीके से बोल लिया है कि हम ईरान का ये जो एग्रेशन था इसका रिस्पॉन्स ईरान को जरूर मिलेगा। सो इन मेनी वेज वेस्ट एशिया रिमेन अ जियोपॉलिटिकल मोरासिस टुडे। Israel's brutal illegal siege of Palestinian territories was ignored for long by regional and global players। तो लेकिन अभी ये भी देखना होगा कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी में इसराइल का ये जो ब्रूटल और इलीगल सीज अभी चल रहा है ना, तो अभी इस चीज को तो इग्नोर किया गया। लेकिन 7 अक्टूबर को जो चीजें यहाँ पर होती थी जिसके वजह से हमास ने कितने सारे लोगों को हॉस्टेज बनाकर अपने साथ रखा। अब हम ईरान की बात करते हैं। ईरान किसके द्वारा बैक्ड होता है? हिजबुल्ला, हमास और हुतीज ऑल्सो फेल टू शो एनी रिस्ट्रेन। नाउ द रीजन इज ऑन अ क्लिफ एंड माइल्ड पुश इज इनफ टू ट्रिगर अ क्लैमिटी। अब अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी किसी ने पुश कर दिया तो क्लैमिटी आने में यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, और his war on Gaza has turned the enclave into a graveyard but has failed to defeat Hamas and release hostages। अब देखिए हम ये भी देखते हैं कि हम हमास से ये कह रहे थे कि हमास ने जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज कर दे, बट वो भी सारी चीजें नहीं हो रही हैं। सो बोथ ईरान एंड इसराइल कैन wreak havoc on each other, turning the whole region, the energy basket of the world, into a battlefield। तो इनके पास जो जितना भी एनर्जी बास्केट है वो अगर बैटलफील्ड में आता है तो कितना बड़ा यहाँ पर havoc क्रिएट हो सकता है, वी ऑल नो that। Okay, so performance of Israel's defense system as a victory and stand down to avoid a regional war. If Israel does so, it would open a window of opportunity to dial down tensions in Asia। तो अगर इसराइल यहाँ पर स्टेप लेता है रीजनल वॉर को मतलब कि अवॉइड करने के लिए, यहाँ पर स्टैंड डाउन करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट एशिया में जो टेंशन्स है इसको डायल डाउन मतलब कि किया जा सकता है, ये आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज नेविगेटिंग लाइफ एज अ कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंज्यूमर्स की। सो 15 मार्च वी सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स। हम उसे कंज्यूमर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ओके, 15 मार्च, ये आपको याद रखना है। नाउ वन सेक्शन ऑफ कंज्यूमर हु माइट रिमेन इनविजिबल इन दीज सेलिब्रेशन और इवन इन द डिस्कोर्स अराउंड कंज्यूमर राइट्स इज कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी। हम बहुत अच्छे से यहाँ पे बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स की, सारी चीजों की, लेकिन इसमें से हमारा जो एक सेक्शन है कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी, ये क्या होता है, इस राइट्स में आपको इनविजिबल दिखाई देता है। ओके, ना इसमें एक स्टोरी बताइए, स्टोरी नहीं मतलब कि एक एग्जाम्पल दिया है। एक आपका पर्सन है विजुअली इम्पेयर्ड, है ना, मतलब कि द पर्सन इज, हम कह सकते हैं, हम ब्लाइंड तो नहीं कहते, इट इज हार्श, अच्छा नहीं होता है, वी कांट से लाइक दिस। सो हम उसे बोलते हैं अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब वो यहाँ पर देख नहीं सकते हैं। अब उन्हें कहाँ जाना है, सुपरमार्केट जाना है अपने लिए टोस्टर लेने। ओके, अब वो सुपरमार्केट गए, उससे पहले उनको क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल उन्हें कैब राइड बुक करनी है, तो उन्होंने अपना मोबाइल ऐप निकाला, बट ऐप इज नॉट एक्सेसिबल ना। अब हम सुपरमार्केट पहुंच गए। सुपरमार्केट में आप जाते हैं तो क्या आपने कभी देखा है कि जो इस तरीके के डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए कुछ अलग से यहाँ पर सिस्टम हो? नो। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, सुपरमार्केट के जो टैक्टाइल पेवमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन तक रीच करने के लिए यहाँ पर उनको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होती है। ओके, ना उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने हेल्प नहीं ली और जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस सेक्शन था वहां से टोस्टर को बाय कर लिया। नाउ हमने बाय कर लिया, अब हम पेमेंट सिस्टम पर गए। अब पेमेंट सिस्टम में कोड कहाँ पर है, जो आपका स्कैनर है, वेयर इज द स्कैनर, और स्कैनर को ढूंढने के लिए, सारी चीजें करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है ना। ठीक है, हमारा यहाँ तक हुआ। वो पर्सन कहाँ जाते हैं, अब वो पर्सन यहाँ पर घर पहुंच गए। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो मतलब कि टोस्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ डिफेक्ट है। अब उन्हें क्या करना है, कंज्यूमर सपोर्ट चाहिए टोस्टर कंपनी से। अगर उन्हें कंज्यूमर सपोर्ट चाहिए तो उसमें क्या होता है, जो लेबलिंग होती है, की जाती है, तो वो पैकेजिंग के ऊपर होता है। अब उसको रीड करने के लिए, उसकी डिटेल्स को निकालने के लिए उनको फिर से एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है, क्योंकि उसमें जो आउटर पैकेज में जो डिटेल्स लिखा है वो तो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो कैसे रीड कर पाएंगे उस चीज को। तो ही एंड शी नीड्स अ एक्सटर्नल आपका हेल्प की जरूरत होगी। ओके, सो अगर अब उन्होंने, ठीक है,
हमने उसको रीड कर दिया, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कंप्लेन को एक्सेप्ट कर लिया, अब पोस्टल मेल करना है उन्हें, तो इसके लिए भी उन्हें क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होगी कंपनी में कंप्लेन फाइल करने के लिए। सो आपने देखा कि हर एक जगह उनको क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल, हर सिंगल डे, एवरी सिंगल डे पर्सन विद डिसेबिलिटी फेसेस दिस स्ट्रगल। तो ये एक पर्सन की बात नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जो चीज़ें हैं फेस करनी पड़ती है। सो हेल्प फॉर द मोस्ट बेसिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ and the consequent loss of dignity, independence, and privacy. The pervasive inaccessible that they encounter as consumer not only undermine their rights to lead an independent life, but also prevents them from equally participating in society as others. Okay? अब हमारे लिए यहाँ पर एक पोटेंशियल चेंज मेकर की ज़रूरत है। हमें क्या करना चाहिए, देखिए 2009 की 9 के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया में 5 से लेकर 8% तक क्या है, आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना। कितना है इनका परसेंटेज, 5 to 8। अगर हम बिजनेसेस की बात करते हैं और अदर चीज़ों की बात करते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5% है, तो बिजनेस की अगर हम जब बात करते हैं तो क्या वो 5% पर फोकस करेंगे कि उनका जो 95% का मार्केट है कंज्यूमर का, वो उसको फोकस करेंगे। इट इज ऑब्वियस कि जो बिजनेसमैन है वो किस पर फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए उन्हें, तो वो 95% ये वाला जो सेक्शन है इस पर फोकस करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा 5% है, 5 to 8% ये पीछे छूट जाता है। ओके, सो here you will see this is evidenced by the inaccessible offering which are typically designed for mainstream consumer. In India, persons with disability account for 5 to 8%. Therefore, if not out of generosity, businesses could consider making their offering accessible just to broaden their consumer reach. तो यहाँ पर हम मतलब कि देखिए, हम यहाँ पर कोई जेनरोसिटी, उदारता नहीं दिखा रहे हैं, बट बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ों, जिसकी वजह से ये जो ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूमर्स तक रीच कर सके। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा 2023 अक्टूबर फसाई ने क्या किया था, एडवाइजरी इशू की थी फूड बिजनेसेस ऑपरेशन कोऑपरेटिंग में, कि हम क्या करेंगे, जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्यूआर कोड्स आपके कंटेन होंगे, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है इनके लिए बहुत अच्छा स्टेप था, एक बहुत ही इफेक्टिव, देखिए बहुत सिंपल सा था लेकिन बहुत ही इफेक्टिव था, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमने एक चिप्स का पैकेट लिया, ओके, एंड आई एम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये चिप्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, बस इसमें क्या है, क्यूआर स्कैनर लगा हुआ है, तो मैंने एनी हाउ करके उस क्यूआर स्कैनर को स्कैन किया, ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि उसमें इंग्रेडिएंट्स की मेरे पास लिस्ट आ गई। अब मैं उस लिस्ट के तहत क्या कर सकती हूँ, पता कर सकती हूँ कि इस चिप्स के पैकेट में क्या क्या आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो देखिए, इट वॉज अ स्मॉल स्टेप बट वेरी इफेक्टिव, ये छोटा था, बहुत ही सिंपल था, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव था। सो इस तरीके की चीज़ें हम और कर सकते हैं, जिसकी वजह से लाइक इंडिया कैन बिल्ड अ लेसन फ्रॉम द इनिशिएटिव्स इन कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, इंटीग्रेटेड सिमिलर स्ट्रेटजीज इनटू इट्स पॉलिसी। नाउ क्या हमारे इंडिया में कोई जो डिसेबल पर्सन है इनके लिए कोई लॉ नहीं है, इनके राइट्स के लिए क्या लॉ नहीं है? सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लॉज हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन विद डिसेबिलिटी आर ऑल्सो एम्पावर्ड बाय लॉज दैट सेफगार्ड देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट एज कंज्यूमर। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके लॉज हैं जो कि डिसेबल पर्सन के जो राइट्स हैं, इंटरेस्ट है एज अ कंज्यूमर, उसको क्या करता है, सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। सो पहला आप देखेंगे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसमें आपके क्या क्या है, राइट, कौन कौन से राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, रीजनेबल अकोमोडेशन, In particular, the act include provision for universally designed consumer good and accessible services, सेक्शन 43 एंड 46। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास रूल्स नहीं, पहला हमने देख लिया राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, लेकिन क्या होता है एक्चुअली, ये हमारे पास रूल्स हैं, एक्ट हैं, लॉज एंड रेगुलेशन, सारी चीज़ें हैं, बट इनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. Okay, now here we'll see, in case of violation of these rights,
A consumer with disability can file a complaint with a disability commission established under the act. अगर किसी भी राइट का वॉल्यूशन होता है कंज्यूमर का, तो यहाँ पर डिसेबल पर्सन के पास राइट है कि दे कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द डिसेबिलिटी कमीशन. इस एक्ट के अंदर एक डिसेबिलिटी कमीशन स्टैब्लिश किया गया है. बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि उनकी जो कंप्लेंट्स है उनकी इग्नोर कर दिया जाता है. तो उनको भी एक ये ऐसा पर्सन चाहिए कि उनकी हेल्प कर सके यहाँ पर उनकी कंप्लेंट्स को फाइल करने के लिए. लाइक हमारे पास एक अनदर एवेन्यू है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA. ओके जिसमें जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको एम्पावर किया गया है कि अगर उनके साथ कभी कंज्यूमर कमिश्नर को मतलब उनके कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा, उनकी जो पेनल्टीज हैं वो पे की जाएगी. सो ये यू विल सी एक केस आता है एस सुरेश वर्सेस द मैनेजर IC Gokul Cinemas. A person with locomotor disability who encountered inaccessibility at a cinema hall was awarded a compensation of 1 lakh rupees. तो एक पर्सन था, he was उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी जिसकी वजह से उनको सिनेमा हॉल में एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था कि आप सिनेमा हॉल में एक्सेस नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते. तो इसी के चलते उनको 1 लाख रुपीज का कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया था. ओके सो देयर आर लॉज. वी आर नॉट सेइंग कि हमारे पास लॉज नहीं है टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड डिसेबल पर्सन की, बट इनका जो प्रॉपर है इसमें बहुत सारे जो लैक्यूनाज हैं, हमें इससे क्या करना होगा, आपको एड्रेस करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. सो लाइक वाइल कंज्यूमर अवेयरनेस हैज बीन की फोकस ऑफ द स्टेट particularly with a launch of flagship जागो ग्राहक जागो कैंपेन, कंज्यूमर विद डिसेबिलिटीज हैव नेवर रिसीव्ड अटेंशन. तो यहाँ पर देखिए वेरियस हमारे हम लॉन्च करते लाइक जागो ग्राहक जागो कैंपेन था, लेकिन जो इसमें डिसेबल पर्सन है उनको थोड़ा सा इग्नोर कर देते, इतना अटेंशन यहाँ पर वो रिसीव नहीं कर पाते. ओके सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ द next article is why has India allowed FIIs to invest in its green bonds? Now, on 5th of April, Reserve Bank of India green lightened investment in the economy sovereign green bonds. आप लोगों ने यहाँ पे sovereign green bonds के बारे में सुना होगा. तो 2022 and 23 की बात है. यहाँ पर यूनियन बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम यहाँ पर क्या इशू कर रहे हैं, sovereign green bonds इशू कर रहे हैं. इससे क्या होगा कि हमारे जो ग्रीन इनिशिएटिव है, हमारा जो टारगेट है कि 2070 तक हमारा नेट जीरो जो गोल है उसको एम्बिशन को अचीव करना है. अगर हम ये सोवरेन बॉन्ड लेकर आते हैं तो इससे क्या होगा, जो आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स सच एस इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, नेशनल सोवरेन वेल्थ फंड, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से वो हमारी कंट्री में और ज़्यादा आएगा. तो इससे क्या होगा, हमारे जो ग्रीन बॉन्ड्स एक तरीके से इसमें ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी. ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब ये हो जाता है एक्चुअली यहाँ पर कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, है ना, फ्यूल फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ कर रहे हैं. तो ये हमारा जो ग्रीन सीसेक है, ग्रीन सिक्योरिटीज़ है इंडिया की, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज होगा, और जो हमारा टारगेट है 2070 तक का ग्रीन एनर्जी का, ये यहाँ पर क्या होगा, आपका हम अचीव कर पाएंगे. सो इन 2022 and 23 यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इशू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स टू एक्सलेरेट फंडिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स सच एस हार्नेसिंग ऑफशोर विंड, grid scale solar power production और encouraging the transition to battery operated electric vehicles. तो ये सारे ट्रांजिशन की बात की. उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो पब्लिक लाइटनिंग इंप्रूवमेंट है इसको भी इम्प्रूव किया जाएगा. हम एलईडीज को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, पब्लिक लाइटनिंग इंप्रूवमेंट्स लेकर आएंगे, इसको सपोर्ट होगा. हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा. नॉर्वे बेस्ड यहाँ पर जो वैलिडेटर सीरो ओपिनियन है, तो ये सारी चीज़ें हमारी होगी. इसलिए यहाँ पर आपका क्या आता है, ग्रीन बॉन्ड्स आपके होते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज imported inflation, how import cost can increase the prices of goods and services. अब what is imported inflation, हमें ये समझना होगा कि ये imported inflation क्या है. imported inflation का मतलब होता है, ये आपके देखिए दो तरीके से हो सकते हैं. पहला क्या हो सकता है कि हमारी जो करेंसी है, हमारी जो स्टेट करेंसी है,
उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, आपकी डेप्रिशिएट हो चुके हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि आसियान डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा था कि इंडिया क्या कर सकता है, जो आपका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन उसको फेस कर सकता है। तो देखिए हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, आपकी डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट हो गई, फॉर एग्जाम्पल $1 के लिए हमें कितने रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, 80 रुपीज यहाँ पर पे करने पड़ रहे हैं। ओके, मतलब अब अगर हम कुछ आइटम इंपोर्ट करते हैं तो पहले अगर फॉर एग्जांपल पहले क्या था, $1 का यहाँ पर मान लो 70 रुपीज था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन को क्या कर रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, आई एम इम्पोर्टिंग वॉशिंग मशीन। पहले मुझे $1 के लिए 70 रुपीज देने पड़ रहे थे, बट अब मुझे $1 के लिए कितने रुपीज देने पड़ रहे हैं, 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं। आई हैव टू गिव 80 रुपीज फॉर $1। सो यहाँ पर हमारी जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है और जब हम कोई भी आइटम को इम्पोर्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो रहा है आपका, पहली चीज ये होती है। सेकंड, यहाँ पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कब होता है कि फॉर एग्जांपल आपका ऑयल का प्राइस है, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हमारी करेंसी में डेप्रिशिएशन नहीं हुआ है, लेकिन ऑयल का प्राइस क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, उसका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा था, ड्यू टू दैट रीजन ऑयल का प्राइस यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बट हमें ऑयल्स को क्या करना पड़ रहा है, ऑयल को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। इम्पोर्ट करना पड़ रहा है मतलब कि उसमें चार्जेस हमारे क्या लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं, कि हमने उसको ज्यादा में खरीदा, और जब हम ज्यादा में खरीदेंगे तो हम उसको कम में तो सेल करेंगे नहीं, हम भी उसमें जो भी चार्जेस लगे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, सारी चीजें लगाकर उसके बाद टैक्स वगैरह लगा के यहाँ पर सेल करेंगे। तो ये दो रीजन से क्या होता है, आपका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता है। ओके, सो आई होप आपको ये दो चीजें यहाँ पर क्लियर है। सो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन रिफर टू द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री दैट इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स इनटू द कंट्री। तो यहाँ पर जो चीजों को हमने इंपोर्ट किया है उसके प्राइस में जब राइज होता है तब क्या होता है, हमारा इंपोर्ट होता है। सो फॉल इन द रुपीज, पहले हमने जो बात की कि डेप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इज जनरली सीन एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है, पहला रीजन है डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ द कंट्री करेंसी। किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है जब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो सबसे पहले आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है। ओके, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद कंज्यूमर भी क्या करते हैं, यहाँ पे डिसाइड करते हैं प्राइस को। और दूसरा फैक्टर यहाँ पर ये भी आ जाता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है दैट इज सेम, है ना, वो उसका या तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, आइटम्स को ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। सो क्रिटिक्स ऑफ द प्रपोजिशन दैट राइजिंग इंपोर्ट कॉस्ट कैन लीड टू अ राइज इन इन्फ्लेशन। लेकिन अगर इंपोर्ट कॉस्ट राइज होता है तो इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में भी राइज हो सकता है इन्फ्लेशन में। सो बिलीव दैट इट इज फैलिसिशियस इकोनॉमिक आइडिया। दे स्टेट दैट इट माइट सीम commercialized to believe that input cost determine price and hence the higher cost should lead to higher price for goods and services. After all, it is common to see a lot of businesses in their real world raise the price of their प्रोडक्ट्स व्हेन देयर इनपुट कॉस्ट इज राइज। तो देखो जब इनपुट कॉस्ट किसी भी चीज का ज्यादा होता है तो इट इज ऑब्वियस कि हम क्या करेंगे, उसका जो आपका जो मेन प्राइस होगा, है ना, लास्ट वाला जो प्राइस होगा वो भी यहाँ पर फाइनल प्राइस वो भी आपका क्या होगा, राइज हो जाएगा। सो यहाँ पर ये सारी चीजें बात की। सो स्टेटेड सिंपली, वैल्यू इज इनपुटेड बैकवर्ड फ्रॉम फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू इनपुट दैट गो इनटू मेकिंग दीज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो द आइडिया ऑफ imputation of value from final consumer goods services to the various factor of production was elaborated famously by Austen। तो देखिए ये यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो आपको बस ये समझना होगा कि व्हाट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कैसे होता है। तो अभी हमने देखा था कि आसियान डेवलपमेंट ने ये वॉर्न किया था कि इंडिया कुड फेस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, कि इंडिया क्या कर सकता है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को फेस कर सकता है। यहाँ पर जो रुपीज की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो सकती है और जिसकी वजह से हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज, और वेस्ट में भी इंटरेस्ट रेट्स क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वहां के इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर भी, डेवलपिंग कंट्रीज पर, नॉट ओनली इन इंडिया, जो अदर यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज है उन पर पड़ सकता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।